अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ सुमीत पीर साहब हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। नमस्कार आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। और आज हमने बात तो सुमित जी करनी थी, रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, लेकिन उसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे जो आज मैं देख रही थी सुबह से टीवी चैनल्स के ऊपर। आप देख रहे हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है आपके यहाँ, बहुत टाइम से चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई है इस चीज को कंट्रोल करने में? देखिए आरजू जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। कारण उसका ये है क्योंकि मैं और काफी सारे लोग काफी चैनल्स में बोल चुके हैं कि भाई इन फार्मर प्रोटेस्ट के साथ अब इसमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट, कुछ लेफ्ट एलिमेंट और कुछ आईएसआई का भी इसमें लेना देना है। फार्म प्रोटेस्ट अब तक नॉर्मल था, पीसफुल था। आज 26 जनवरी के दिन ये वायलेंट हो जाता है। किस कारण हो जाता है? जो लोग 60 दिन से चुपचाप बैठे थे, आज उन्हें वायलेंस करने की क्या सूझी? आज 26 जनवरी, ये वही वाली बात है। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उस दिन दिल्ली में रॉइट होता है। फिर जब उसकी तफ्तीश होती, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ये पता लगता है पीएफआई का पैसा है उसमें, ये पता लगता है आईएसआई का रोल है उसमें, ये पता काफी लोग का रोल है। जिस दिन ये पम्मा जैसे कैरेक्टर यूके से आए थे, जिस दिन कैनेडिया में जसमीत सिंह के कहने पे ये चीजें शुरू हुई, तो हमें तो ये उसी दिन दिख गया था। पर आज ये है कि इसकी हकीकत सामने आई है। आज के दिन ही ट्रैक्टर रैली क्यों की जाए? आज अगर आपको जो एक रैली का एक रूट दिया गया था, आप उसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट कोशिश तो मैं आपसे बिल्कुल ब्लंट होकर बात करूंगा, कोशिश तो ये थी कि ये बहुत बड़े स्तर पे बढ़े, कुछ लोग मरे और इसका राजनीतिक फायदा देश और विदेश में बैठे लोग उठाएं कि भाई 26 जनवरी के दिन भारत में ऐसा होता है। पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब एक चीज तो बहुत जाहिर है कि इसमें वायलेंस का एलिमेंट आ चुका है। अब ये कोई, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो फार्मर होता है उसके हाथ में हल होता है जिसके हाथ में आयरन की रॉड हो। किसान के हाथ में तो बीज होता है जिसके हाथ में तलवार हो। किसान के हाथ में पेस्टिसाइड होता है, जिस आदमी के हाथ में बाले हो, आयरन की रॉड हो, पत्थर हो, वो किसान तो हो ही नहीं सकता ना। वायलेंस और फार्मिंग साथ तो चलता ही नहीं है। तो ये जो चीज है ये आज खुल के सामने है। ये देश ने देखा है, सबने देखा है। जो हमारा शक व शुबा था वो तो सच हो गया आज। ये तो हेंस प्रूव्ड हो गई ये बात। नहीं तो आज के दिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप कभी और कीजिए। आपके वैसे भी जितने भी फॉर्मूलाज से गवर्नमेंट ने बोला लाइन बाय लाइन, आप बताइए हमें क्या करना, हम अमेंड करने को तैयार है, हम आपको अकोमोडेट करने को तैयार है। और आरजू जी, मजे की बात यह है जिस एमएसपी पे इतना सारा झगड़ा हो रहा है, केवल 6% किसान, 6% ओनली बाय एंड सेल एट एमएसपी, 93% तो वैसे नहीं खरीदते। तो ये एक ग्रुप ऑफ किसान की साजिशी। पर आज अनफॉर्चुनेटली जो ये अनसोशल एलिमेंट्स हैं और ये जो विदेशी शक्तियां हैं, उन्होंने थोड़ा सेंटर स्टेज ले लिया है। बट हम इसको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। ये बात ना खुल के सामने आ गई है। अब कोई बोले ये फार्मर प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, आज जो जिन्होंने ये वायलेंस किया है, जिन्होंने, वो तो हुलिगन्स है। वो फार्मर तो हो ही नहीं सकता ना, फार्मर तो वायलेंस कर ही नहीं सकता। बैक टू आरजू जी। जी बिल्कुल। आज मेरा यही प्लान था, आपसे बात भी हुई थी कि हम आज रिपब्लिक डे पे बात करेंगे, लेकिन सुबह जब टीवी देखा तो अफसोस हुआ, क्योंकि मैं इस उसमें थी कि मैंने कहा चलो मैं देखूं परेड वगैरह कैसी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको पता है कि 14 अगस्त और 23 मार्च को जैसे किया जाता है, तो मैं देखना चाह रही थी कि क्या करते हैं। थोड़ा बहुत देखा है पहले, लेकिन आज मैंने स्पेशली जो है वो टीवी ऑन किया। तो चाहे ये भारत में हो रहा हो और हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस हुआ कि आज के दिन इस तरह की जो है वो वहां पर हंगामा हो रहा है और इस तरह की चीजें चल रही हैं। एक फुटेज में ये भी दिखाया जा रहा था कि खालिस्तान का झंडा किसी जगह लगाया गया था। मुझे बिल्डिंग का कुछ अंदाजा नहीं कि कौन सी थी, लेकिन रिपब्लिक भारत पे दिखाया जा रहा था कि वो झंडा लगाया गया है। तो इस तरह की चीजें तो सुमित जी निकल आती हैं बीच में। आपको पता है 100 तरह के लोग होते हैं, और वो हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, कोई भी किस्म का मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले भारत का नाम ले लिया जाता है, चाहे हमारे अंदर ही लोग बैठे हों। तो आपको नहीं लगता कि अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं? और दूसरा, गवर्नमेंट क्यों फेल आपको लगती है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी कुछ गलती हुई होती है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर
आप उसको पॉइंट आउट करें कि जिससे गवर्नमेंट की हेल्प हो सके कि वो कहाँ पे जाके इस चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज चल रही है, ये आज या कल की बात नहीं है, बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आपके ख्याल से आपकी गवर्नमेंट जो है उससे कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट को झुक जाना चाहिए था आपके ख्याल से? कहीं कहीं हो जाता है ना कि ठीक है, ईगो क्या रखनी। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए आरजू जी, एक बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट पिछले 11 बार नेगोशिएशन हुई है, मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा, आप बताइए लाइन बाय लाइन कहा आपको कहाँ दिक्कत है, हम आपका जो शक है, जो शुबा है, वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद भी 25 लाख रुपए, 25 करोड़, नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत बड़ा अमाउंट है, करीब मतलब हजारों करोड़ के फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है। दिक्कत कहीं है नहीं, बस कुछ पार्टियां ऐसी हैं यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कुछ खालिस्तानी एलिमेंट है। आपने खुद ही का खालिस्तान का झंडा देखा जाए, आज बरबद्रे की फोटो देखी गई ट्रैक्टरों के पीछे, आज खालिस्तान के झंडे देखे गए, ये सब चीजें देखी गई। आज तो गवर्नमेंट तो हमेशा से कहती थी आप आइए बात करें, बात करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस अपने के लोग हैं। पर ये जो लोग आज दंगा कर रहे थे, ये जो आज लोग पत्थर मार रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, ये फार्मर नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि हमारा फार्मर है, आपका फार्मर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जिनके हाथों में हल होता है उनके हाथ में लोहे की डंडे का क्या काम, जिस हाथ से बीज डलते उस हाथ से पत्थर थोड़ी ना डलते हैं। ये सब चीजें है नहीं ये। हाँ, बस एक जरूर बात हुई है, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था, बट लोगों को ये भ्रम था कि भाई ये मूवमेंट बहुत पीसफुल रहेगा, ये टोटल फार्मर है, जबकि हम जैसे कुछ एनालिस्टों ने, काफी उन्होंने कहा भाई ये इसमें एक सीधा सीधा इंटरनेशनल फुटप्रिंट दिख रहा है। पर आज ये जो बात है ये जग जाहिर हो गई, आपको भी दिखा, हमारे देश के हर नागरिक को दिखा, जो हम कह रहे थे, ये जो हमारा शुबा था इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, इसमें आईएसआई का हाथ है। देखिए खालिस्तान मूवमेंट वॉज प्रोपोगेटेड बाय आईएसआई, ये सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। बिंद्रा वाले को खड़ा करने वाला कौन, उसको हथियार देने वाला कौन, अब कश्मीर में हथियार देने वाला कौन, ये आपको ही पता है, ये सारी दुनिया को पता है। ये कोई, देखिए मैं आप पे आरोप नहीं लगा, आप मुझ पे आरोप नहीं लगा रही, जग जाहिर सी बात है। आज उनका हैंड खुल के सामने आ गया। जैसे मैंने आपको 26 जनवरी को आप 4 दिन बाद भी कर सकते, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, आपको जो रूट दिए गए आप उसमें क्यों नहीं टिकते? जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते तो आप उसी दिन दिल्ली में दंगे हो जाते, फिर उसका खुलासा होता है। ये सारी चीजें हैं जब हमें एक वर्ल्ड स्टेज पे बदनाम करने की साजिश है, इसीलिए इन पर्टिकुलर इवेंटों को चुना जाता है जिस दिन मैक्सिमम मीडिया कवरेज मिले, जिस दिन मैक्सिमम इंटरनेशनल कवरेज मिले। नहीं तो मुझे बताइए कैनेडियन एमपीओ का क्या लेना देना, कैनेडियन मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे, कुछ यूके के एमपीओ का क्या लेना देना इससे? क्योंकि कनाडा में हमें पता उन्होंने टल्ले बनाई तो उन्होंने कितने लोगों को हटाया, लोकल लोग को उन्होंने हटाया, क्या किया। यूके में ह्यूमन राइट्स की पोजीशन क्या आपको भी पता, मुझे भी पता है। ये एक छोटा सा इंटरनल इशू था, इसको बड़ा चढ़ाया गया, ये एक बात, हाँ ये एक बहुत दुखद बात है। पर एक चीज अब बहुत क्लियर हो गया आरजू जी, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमारी गवर्नमेंट को किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी को कोई भी सड़क ब्लॉक करने देंगे। आप सड़क ब्लॉक करने देंगे तो ये नतीजा 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, 2 महीने बाद होगा ही होगा। इससे सबसे बड़ी लर्निंग है, जहां लोगों ने सड़क ब्लॉक की उनकी मंशा साफ नहीं है, उनके इरादे ठीक नहीं है। ये अब बिल्कुल एसओपी बन गया है। हमने देखा, हमने शाहीन बाग में देखा, हमने अब आज ये किसान आंदोलन के रूप से देखा। अगर आपको आंदोलन करना है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री, कहीं भी जमीन का टुकड़ा लेके आप कर लिए, मीडिया को वहां भी कवर कर लेगा। बट द मोमेंट आपने रोड ब्लॉक की है, आपकी मंशा अब सिद्ध हो गई है, अब इस पे कोई पर्दा नहीं है। ये जी नॉन वायलेंट है, प्रोटेस्ट है, आज ये किसान नहीं है, ये हुलिगन्स है, ये प्रोटेस्टर्स है, जिन्होंने ये किया वो किसान नहीं है, किसान का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं आरजू जी। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसानों की आड़ में कोई और लोग आगे बढ़ रहे हों, कोई और ये कर रहे हो, लेकिन आई विश कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत अफसोस होता है देखकर, चाहे हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारी ही जैसी कंट्री है और वहां पे ऐसा हो, और बहुत दिन से हो रहा है। और मुझे हैरत की बात यह है कि मैं तो हर दफा अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि कुछ खत्म हुआ, कब सब हो गया सॉल्व, वो कहते हैं नहीं अभी तक चल रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतना लंबा खिंचेगा, ये बात इतने दिनों तक चलेगी। तो हम आपके लिए बहुत दुआएं कि आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सुमित जी, आप से जैसे मेरी बात हुई थी, तो आप क्या देखते हैं 2021 में भारत जो है वो आपको क्या लगता है कि किस फील्ड में आगे बढ़ सकेगा और प्रोग्रेस करेगा, और किस फील्ड में आपको लगता है कि अभी भी जरूरत है? क्योंकि जाहिर है, जैसे वो कहते हैं कि कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता, तो किस जगह पे आपको लगता है एज एनालिस्ट कि आपका ख्याल है कि यहाँ पे काम होना चाहिए भारत में?
देखिए आरजू जी, दो तीन बहुत बड़ी चीजें हुई है इस कोरोना काल में। सबसे पहले देखिए, हमारा जो एफडीआई था अभी ऑल टाइम हाई आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लास्ट मैंने देखा था 492 बिलियन डॉलर था, करीब 500 हो गया होगा, मुझे लेटेस्ट 2 हफ्ते भर का पहले का नंबर पता नहीं है। अब दो तीन चीजें, एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। देखिए, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन दुनिया भर में हुई है, किसी कंट्री पे डिपेंडेंस रखना ठीक नहीं है। हम देखिए, ये तर्क की बात है कि हम कहें जो वायरस था, जिसे मैं चाइनीज वायरस कहता हूँ, ये वुहान की लैब से आया, फिश मार्केट से, उसका फर्क नहीं पड़ता, वायरस चाइना से आया। उन्होंने वायरस को कंट्रोल नहीं किया। 192 कंट्रियां, 65 मिलियन लोग, 1 मिलियन डेड और बिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स इंपैक्टेड। ये है चाइनीज वायरस की कहानी। आप जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी जो करीब करीब 90 ट्रिलियन की, 15 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है अर्जुन जी। और ये लॉस चल रहा है, आज हम बात करें तो दुनिया की इकोनॉमी का लॉस चल रहा है। करीब 20 से 25% ग्लोबल जीडीपी उड़ाया है। बिलियंस ऑफ लोग, जो अब देखिए चिली में रहता है, जो बहुत दूर अफ्रीका में, उस बेचारे के भी पेट पे लात पड़ गई है। हमें ये अब समझना पड़ेगा कि अब इकोनॉमियों को डिकपल करने की जरूरत है चाइना से, पहली बात। दूसरी बात है आत्मनिर्भर भारत। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हमें खुद बनानी पड़ेंगी। दो चीजों में हम बहुत एक्सेल किए हैं। आपको याद होगा जब हम ये कोरोना आया था, हमारे एक पीपी, एक मास्क, कुछ नहीं बनता था, चाइना से मंगाते थे, सब मंगाते थे, हम नहीं मंगाते थे। तब एक बहुत बड़ी चुनौती आई, भाई इतने पीपी मास्क कहां से आएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या आपकी 135 करोड़ कहां से लाओगे। पहले दिन मुझे याद है, मैं टीवी शो पे गया था, तो हमने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो हमने बताया भाई सबसे पहले तो एक ऐप डेवलप कीजिए। तो मुझे होस्ट पूछते कितने दिन में ऐप डेवलप होगा, मैंने कहा 2 हफ्ते में। कह रहे 2 हफ्ते में हो जाएगा। तो हमने आरोग्य सेतु डेवलप किया। आज हम मिलियंस में पीपी और मास्क पर डे बनाते, सब कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया। हमारे पास चाइना से फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी डिपेंडेंसी वो हमने हटाई, एचसीक्यू हमने दिया। फिर हम एक कंट्री है जिसने 8 वैक्सीन बनाए आरजू जी, 3 कंट्रियां वैक्सीन बना चुकी है, यूएस, इंग्लैंड और तीसरी है हम। हमारे पास 8 वैक्सीन कैंडिडेट है, जो किसी के पास नहीं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। हमारे 5 फेज 3 की ट्रायल में 2 तो अप्रूव भी हो गए, बाकी अप्रूव हो जाएंगे, कुछ देर की बात है। तो जो इकोनॉमी में है, जो एक मेडिकल इकोनॉमी है, मेडिकल 7.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है आरजू जी, करीब 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज फार्मा। हमने अब जो हम सब अपने अड़ोसी पड़ोसी बांग्लादेश की बात करें, भूटान की करें, करीब 6 देशों को तो हमने ये बोल दिया कि जी आपको हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। बाकियों को भी हमारी कमिटमेंट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी वैक्सीन हर जगह जाएगा। हमारा वैक्सीन केवल $3 से $4 का आरजू जी। जो चाइनीज वैक्सीन है, या जो पहले अमेरिकन वैक्सीन की बात करें, उन्हें -72 डिग्री चाहिए, हमें कोई -72 नहीं चाहिए। नॉर्मल रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर चाहिए, जो हर कंट्री हमें दे सकती है। तो बिजनेस से पूछना मत करो, प्राइस का कोई कंपैरिजन नहीं। वो करीब $100 की वैक्सीन है, हमारी $3 से $4 की वैक्सीन है। और अब चाइना की बात करें, चाइनीज वैक्सीन में तो 73 फेटल साइड इफेक्ट्स हैं। वो आपने देखा मीडिया पे, मैंने भी डिबेटें कई बार की है, और कुछ उसमें से तो जो आदमी ऊपर ही जा सकता है। अब मुझे याद था आपके मीडिया ने कवर किए थे, आपके यहाँ एक टांगा चलाने वाले भाई साहब थे, उन्हें बोला यार ये वैक्सीन लगाओ। बोले किसकी है, बोला कोरोना की। बोला कहाँ की है, बोला चाइना की। बोला भाई छोड़ दो, मैं वैसे ही ठीक हूँ। मतलब ये तो हकीकत है वैक्सीन की। हमारे यहाँ अभी तक 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग रहा है, और चालू फेज, अब हम 4.5 लाख लोगों को लगाएंगे, फिर 20 करोड़ 24 करोड़ को लगाएंगे फेज 2 में। कैपेसिटी पूरी है। हमारा मौका है फार्मेसी, रिलायबल फार्मेसी एट अफोर्डेबल प्राइस, स्केल एंड विद गुड R&D, ये ऑल्टरनेट बन के हम दुनिया में आए। हमारा मौका है फार्मा सुपर पावर बनने का। मुझे लगता है जब ये वैक्सीन दुनिया के हर कोने में जाएगी, हर उस आखिरी आदमी के पास जाएगी। मान लीजिए आरजू जी आप अफ्रीका के आखिरी विलेज में रहते हैं, तो ये वैक्सीन अभी क्या है, इट इज प्रॉमिस ऑफ लाइफ। ये कोई दवाई या खुराक नहीं है। आज भी अफ्रीका में 70% दवाई तो हमारे यहाँ से, जैसे अमेरिकन यूरोपियन दवाई तो खरीद नहीं सकते। अगर हम ये वैक्सीन हर जगह दुनिया में पहुंचे, कि फ्री दे, $2 $3, वो अलग बात है। बट जब उन्हें ये इस मुश्किल टाइम में एक जिंदगी का शॉर्ट ऑफ लाइफ मिलेगा, तो पता लगेगा कहाँ से है, पता है भाई इंडिया से है। तो जो वो हमारी रिलायबिलिटी, जो हमारे ब्रांड, फार्मा ब्रांड को इन्फोर्स करेगी, वो बहुत ज्यादा करेगी। आप देखिए चाइनीज लोग $2 बिलियन लेके अफ्रीका घूम रहे थे, आपने भी कवर किया होगा, भाई हमारी वैक्सीन लगाओ। कोई लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ 24 कंट्री हमारे पास लिख चुकी है, और करीब 64 कंट्रियों से रिक्वेस्ट आ चुका है वैक्सीन के लिए, और हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं। अब जो पैसे दे या फ्री दे वो अलग बात है, हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं। यहाँ देखिए कंपटीशन का, एक बंदा $2 बिलियन का टैक्सी लेके घूम रहा है, भाई मेरी वैक्सीन लगाओ। दूसरा के पास लाइन आ रही। ब्राजील ने तो जहाज भेज दिया आरजू जी, जहाज यहाँ खड़ा, बोला जिस दिन आप वैक्सीन लोड करो हमें भेज दो। चाइनीज वैक्सीन ब्राजील में फेल हो चुकी है। तो फार्मा सुपर पावर का हमारा पूरा मौका, और ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आईटी के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को। दूसरा कंट्रीब्यूशन मुझे है मैन्युफैक्चरिंग बेस। चाइना में जो परिस्थिति हुई है, अब वहां पे किसी का बिजनेस स्टेबल नहीं है। वहां जैकमा जैसे लोग गायब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहां पे।
और मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि काफी लोग ये नहीं जानते आरजू जी, चाइना का जो डेट है 320% ऑफ जीडीपी है, 320% जीडीपी का। चाइना कहता है मेरा 12-13 बिलियन डॉलर का जीडीपी है, वो कहते हैं। गुणा कर लीजिए, 45 बिलियन डॉलर का डेट, 45 ट्रिलियन डॉलर का डेट, और 90 ट्रिलियन तो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी है। 45 to 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज योर क्यूमुलेटिव डेथ, और आप हमें कहते हो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो फसाड दुनिया में है वो है चाइनीज इकोनॉमी। और अब आप देखेंगे जैसे जैसे कोरोना डेट 5G का आपको पता ही क्या हुआ, ऐप बैन आपको पता ही क्या हुआ, तो धीरे धीरे लोग चाइना से डिकपल होंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि बादशाह कोई कि आने वाले 20-25 साल तक मैं ही बादशाह हूँ। मोदी जी है, अगली बार फिर इलेक्शन होगा 4 साल बाद, जीत भी सकते, नहीं भी जीत सकते, कोई और भी आ सकता है। तो आपकी इंटरेस्ट यहाँ प्रोटेक्टेड है, हम डेमोक्रेसी मैन्युफैक्चरिंग बेस है। सो मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा में ये दो चीजें हैं जहां हमें दिखता है कि हम दुनिया को काफी होप दे सकते हैं। और ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ स्केल, अगर आप यहाँ देखें रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, शिपिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रांसपोर्ट की, स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर, रिसोर्सेज, मिनरल्स, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और ये हमारा अपॉर्चुनिटी है। अब हम इसीलिए हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी दो बड़ी स्कीमें चल रही है, और दुनिया उनका रिस्पॉन्ड करे। धीरे धीरे जैसे चाइना से डिकपलिंग होगी, वो बिजनेस बट नेचुरल हमारे यहाँ, कुछ बांग्लादेश भी जाएगा, कुछ म्यांमार जाएगा, कुछ थाईलैंड जाएगा, बट जो लॉइन शेयर कहते हैं, लॉइन शेयर जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो पूरी उम्मीद है आरजू जी हमारे यहाँ आएगा। क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव विद डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ी चीज है विद डेमोक्रेसी, वो हमें आप हमारे आपके आईपीआर को कोई टेंशन नहीं। हमारा टोटल डेट तो $1.5 ट्रिलियन है, टोटल डेट इंडिया का $1.5 ट्रिलियन और उनका 50 ट्रिलियन है। अब ये देखिए कितना फर्क है। तो हम एक वायबल और सस्टेनेबल ऑप्शन बन के सामने आए, ये हमारा फोकस रहेगा 2021 में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आई विश कि ये वैक्सीन जैसे आप बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करे और सक्सेसफुल हो, क्योंकि अभी भी लोग बहुत से डरे हुए हैं, वो लगवा नहीं रहे हैं वैक्सीन, और उनको लग रहा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत अच्छी वैक्सीन बनाता है या चाइना बनाता है। असल में ये है कि जो भी बनाए, लेकिन ये कि वो इंसानों के काम आए। उसी तरह से बिल्कुल मैंने एक दो जगह, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैंने एक दो जगह पे रिपोर्ट्स देखी हैं, या मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ठीक है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि इंडियन वैक्सीन जो है वो चाइनीज वैक्सीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा बेटर है। तो आई होप कि ये बात सही हो। अब मुझे ये बताइए सुमित जी कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो स्मॉल सिटीज हैं, टाउन्स हैं, वहां से लोग बड़ी सिटीज की तरफ आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जैम पैक किस्म की सिचुएशन हो जाती है। तो जॉब्स के लिए, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और वो वहाँ की इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि छोटे शहरों में और टाउन्स में या गांव में, विलेजेस में वो चीजें नहीं है जो बड़े शहरों में होती हैं। तो इंडिया में क्या किस तरह से आप देखते हैं कि क्या सूरत हाल है? आप क्या भी यही कंडीशन है कि सब बड़ी सिटीज में आ गए हैं और छोटे टाउन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खाली हो गए, या आप लोग आप समझते हैं कि जो फैसिलिटीज बड़े शहरों में हैं वही छोटे शहरों में भी होनी चाहिए ताकि लोग वहां पे रुकें? क्योंकि जब सब लोग उठ के एक जगह आ जाते हैं, आपको पता है कि क्राउड भी हो जाता है, पॉल्यूशन भी हो जाती है, हर तरह के 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए आरजू जी, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ आपको, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत इशू है, बहुत बर्निंग इशू है ये आजकल। हमारे यहाँ एक समय में ये हो रहा था 5-6 साल पहले, पर आपको याद होगा मोदी जी ने करीब 4 साल पहले बोला 100 स्मार्ट सिटीज। अब 100 स्मार्ट सिटी देखिए, कुछ को तो पुरानी को रिफर्बिश किया गया, एडिशन बनाया, कुछ नई बनाई जा रही है। अब हम क्या करें, इस स्मार्ट सिटीज को हर जगह फैला रहे हैं। इससे क्या होगा, जो लोग पहले 4 सिटी, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सब आते थे, और बैंगलोर 5-6, हैदराबाद मान लीजिए, हर आते थे और यहाँ बिल्कुल जमावड़ा बनता था, अब वहां सब होगा। अब स्मार्ट सिटी में क्या है, वहाँ फैक्ट्री भी होगी, वहाँ ऑफिस भी होगा, वहाँ स्कूल भी होगा, वहाँ कारखाना भी, इससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और हमने एक और चीज की है, अभी आगे आप देखोगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक IIM अभी कटक में उसका इनॉग्रेशन किया था। मैंने उनका स्पीच पे कमेंट किया था, कि मैंने उनका स्पीच देखा था तो कुछ चैनल्स पे कमेंट किया था। उन्होंने अब की बार एक बोला हमारा काम, जो हम IIM 200 एकड़ का IIM खोला है, और उनका विजन है कि हर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एक मेडिकल कॉलेज हो और 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, क्योंकि हमें ये इनको बहुत बढ़ाना। अब करीब 20 एक IIM हो गए, 20 एक IIT हो गए, पहले जो 4 होते थे। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले हमारा काम अभी
यहाँ से डिग्री लेके मल्टीनेशनल की नौकरी करना नहीं, हमारा काम है अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। हम जो आप उड़ीसा में जो संबलपुर जगह, इसमें क्या क्या बनता है, आप इसको देखिए, इसको स्टडी करिए। लोकल टू वोकल नहीं, लोकल टू ग्लोबल, इसका आपका काम है इसको ग्लोबल स्तर पे ले जाना। देखिए एक तरीका आरजू जी, मैं कोल निकाल के मान लीजिए चाइना को भेज दूं, वो मुझे 100 रुपए किलो कोल करेगा, तो एक एक्स अमाउंट मिलता था। अब हम प्रोसेस्ड आयरन बेचते तो 2x टू 3x मिलता है। तो वही जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, लोकल टू ग्लोबल, हमें देखना है कि अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट्स का इंस्टीट्यूट, अब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का काम या मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स का ये नहीं कि वो किसी कंपनी में जाके नौकरी करे, कंपनी को मैनेज करे, बट कि अपॉर्चुनिटी को मैनेज करे। उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक तो उन्होंने लिया था हमने कोविड में कैसे किया, कि जो हमने किया पीपीई मास्क, और दूसरा हमने एलपीजी 6 साल में 98% कंट्री में एलपीजी कवर्ड है, सारी कंट्री में पावर आ गया, सारी कंट्री में शौचालय जिन्हें टॉयलेट्स वो आ गए। तो ये सारी चीजें जो हुई है आरजू जी, दिस इज अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। इससे काम भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, और हर जगह डेवलपमेंट जाती है। आज अगर किसी के घर में भी गैस सिलेंडर है, किसी घर में भी टॉयलेट है, किसी को भी आरोग्य सेतु का एक्सेस है या आयुष्मान भारत का एक्सेस है, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हर एक को है। 135 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ लोगों को। उससे क्या होता है, जब ये डेवलपमेंट वहां तक जाती है, उन्हें लग रहा है भाई हमारे लिए भी कुछ हो रहा है, नहीं तो उसको लगता है मैं उठाऊं बस्ता और चलो शहर की तरफ। वो हमने रोक दिया है। और ये जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, लोकल टू ग्लोबल, दिस इज अ गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम इस पे काम करें और स्मार्ट सिटीज बनाए, स्मार्ट सिटीज विद वोकल टू ग्लोबल कॉन्सेप्ट ये बनाए, तो इससे क्या होगा, जो बड़े शहरों में रश आता है तो वो रुकेगा। सबसे बड़ी बात है, इन जगहों में जो पोटेंशियल है आरजू जी, इसको टैप करना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल हर जगह, दुनिया में हर जगह। अब डिपेंड करता है, एक सक्सेसफुल इकोनॉमी और अनसक्सेसफुल इकोनॉमी में यही फर्क होता है। सक्सेसफुल इकोनॉमी से टैप कर लेती है, अनसक्सेसफुल इकोनॉमी से टैप नहीं कर पाती। हम सब वो, हमारे यहाँ वो कहावत है ना, भेड़ चाल, भाई सब बंबई भागो, किसी को हीरो बनना बंबई भागो, किसी को वो करना वो करो। तो वो वाली चीज हमें रोकनी है। हर जगह पोटेंशियल है, अगर उसको डेवलप किया जाए। अब देखिए हमारी इसी कंट्री में टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है, बाकी छोटी टूरिज्म, भयंकर पोटेंशियल है टूरिज्म का। आयरन ओर है, मिनरल है, शिपिंग है, हर चीज संभव है यदि हम अपना जो प्लान है उसको डिसेंट्रलाइज करें, उसको लोकल लेवल पे लाएं। और ये एक अच्छा स्टेप है जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है। बिल्कुल ठीक। और वाकई में जब मैं मूवीज में और आपके जो टीवी प्लेज होते हैं या टीवी पे अगर जब मुंबई देखती हूँ, तो अगर मैं सोचूं भी इंडिया आने का, तो मैं कहती हूँ मैं मुंबई नहीं जाना, बाकी सब जगह घूम लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, बहुत क्राउड है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ कराची में होता है, कि कराची भी मैं बहुत कम जाती हूँ। तो एक चीज और सुमित जी, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, और दिल्ली में भी बहुत कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और लोगों को हर साल लोग बीमार भी हो जाते हैं। और फैक्ट्री से जो निकलता है जैसे उसका धुआं, वो सब कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर क्या चीज होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि कंट्रोल नहीं कर पाया है भारत ये इस पॉल्यूशन को अपनी सिटीज में, स्पेशली दिल्ली में। देखिए आरजू जी, ध्यान तक दिल्ली की बात करें तो 2-3 कारण है इसके। पहली बात, जो पोल्यूशन होता है, अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखें दुनिया में, करीब 80 से 90% पोल्यूशन जो होता है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियों मोटरसाइकिल से। खासकर जो 2 व्हीलर होता है, इसका गाड़ी 4 व्हीलर से भी ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब हम यहाँ भारत 6 नॉर्म्स लाए हैं। भारत 6 नॉर्म का मतलब है अब जो वेहिकुलर पोल्यूशन है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। बाय द वे, इस साल दिल्ली का मौसम अच्छा रहा, क्योंकि कोरोना के कारण काफी इकोनॉमी रिसेट हुई है, काफी चीजें, काफी जो हमारी प्रकृति है, जो हम कहते हैं ना, नेचर को थोड़ा रिलीफ मिला था। कुछ दिनों हम सब लोग घर में छुप के बैठे थे, तो पूरे दुनिया में। तो अब हम भारत 6 नॉर्म्स ला रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ होती थी स्टबल बर्निंग, जो किसान लोग जब फसल उगाते हैं, अब उसको काटने से अच्छा उसमें आग लगा दो। फिर जब ये ठंड का मौसम आता है, तो वो जो धुआं है वो ऊपर नहीं जा पाता, वो एक फॉग का लेयर बन के रहता। अगर पोल्यूशन की समस्या वाकई होती तो आरजू जी आपको 12 महीने दिखता। आपको इसको एक्सपोनेंशियली ज्यादा सर्दियों में नहीं होता दिखता, फिर आपको 12 महीने ऐसे दिखते। हमारे यहाँ सर्दियों में क्यों पोल्यूशन ज्यादा? क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता, हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर होती नहीं है, स्टबल बर्निंग होती है, फसल कट गई होती है। वेहिकुलर पोल्यूशन है हमारे यहाँ, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल किया। और अब वर्ल्ड ओवर जो नया नॉर्म है पोल्यूशन को कंट्रोल करने, वो ईवीज। जितनी ज्यादा हम ग्रीन एनर्जी और ईवीज की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, क्योंकि देखिए ये सारा पोल्यूशन तो डीजल पेट्रोल से ही होता है। मैंने कहा 80 से 90% पोल्यूशन दुनिया में व्हीकुलर पोल्यूशन। द मोमेंट यू कंट्रोल दैट, द मोमेंट जितने हमारे ईवीज बढ़ती जाएंगी, उतना ऑटोमेटिकली पोल्यूशन का स्तर कम होता जाएगा। हमें एक फैक्ट्री तो दिखती है आरजू जी, अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी चिमनी है, पर हमने अपनी गाड़ियों की चिमनियां जोड़ देना
तो जितनी गाड़ी यहाँ से वहां तक उससे बड़ी चुगनी बन जाएगी। और ये करोड़ों गाड़ियां चलती है, ये करोड़ों गाड़ियां चलती है, धुआं फेंकती है। अगर जब तक दुनिया भर में ईवीज को नहीं लाया जाएगा, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तब तक ये होगा नहीं। 2 पॉइंट और बोलना चाहूंगा, दुनिया से मैं सबसे बड़ा सोलर अलायंस हमने बनाया, सबसे बड़ी सोलर कैपेसिटी, जो लोग यूरोप अमेरिका में भी कहते थे ये तो अनथिंकेबल है, वो हमने करके दिखाई। अब हम सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना रहे हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अगर ये हमारा कामयाब होता है तो हमारे नदी, दरिया, समुद्र की कोई कमी नहीं है, हर जगह है। तो उनके ऊपर अगर ये सोलर प्लांट बनाए, देखिए नीचे पानी अपना काम कर रहा है, हाइड्रो पावर बनाएगा, सिंचाई का काम करेगा, उसी पानी के ऊपर अगर एक फ्लोटिंग प्लांट लगा के बिजली बनाई जाए तो सोने पे सुहागा है। पानी का पानी, खेत का खेत, हाइड्रो पावर का हाइड्रो पावर, ऊपर सोलर पावर। ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमने अनाउंस किया है, और मुझे लगता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी रहे तो ये भी जल्दी हम कामयाब कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सोलर पावर अभी दुनिया में हम ही बनाते हैं, जो अनथिंकेबल था। सोलर अलायंस को हमने बनाया, आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में बहुत सूर्य की रोशनी है, तो कमी कुछ नहीं है। इसको वही वाले मैंने बताया ना मैम, पोटेंशियल तो हर जगह है, हम कितना टैप कर पाते, गेम केवल इतना है, मतलब जो ताना बाना है वो है कि हम कितना इसको टैप कर पाते। पोटेंशियल की कमी तो ऊपर वाले ने कहीं रखी नहीं कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका वगैरह, वहां पे तो बहुत सी जॉब्स ऐसी भी क्रिएट की गई हैं जो आइडियाज की होती हैं, जो सिर्फ आइडिया देता है कि इस चीज से हम क्या कर सकते हैं। गाड़ियां आपको नहीं लगता सुमित जी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? पहले अगर हम पुरानी मूवीज देखते थे राजेश खन्ना साहब की और देव साहब की, तो इतनी बड़ी रोड पे उतनी चौड़ी गाड़ी लेके अकेले घूम रहे होते थे गाने गाते हुए, और तब भी घर मार देते थे गाड़ी कहीं ना कहीं जाके। तो वो अब गाड़ी आप सोचे कि मतलब इतना स्लो चलानी पड़ती है कि बिल्कुल जैसे कहना चाहिए रोड पे जगह ही नहीं होती। तो क्या आपके यहाँ भी इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में होता है कि वो जी किस्तों पे भी गाड़ी मिल गई है, और हर तरह से बैंक वाले भी दे रहे हैं और हर कोई दे रहा है, हर किसी के पास गाड़ी होता है, हर कोई जो है वो चाहता है कि उसके पास गाड़ी जरूर हो। एक एक जिसे कहना चाहिए कि नाक का मसला है, कि स्टेटस सैम्बल है कि होनी चाहिए। तो अब बहुत सी इस वजह से भी गाड़ियां बढ़ जाने की वजह से भी आपको लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर किसी ने ले ली। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते थे, लेकिन अब जो है वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए आरजू जी, देखिए जब कंज्यूमरिज्म आता है, डेवलपमेंट आती है, तो वेस्टर्न जो हमारे डेवलपमेंट थी या कंज्यूमरिज्म का साइन था गाड़ी और क्रेडिट कार्ड। 3 चीजें, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन, ये हर एक के पास है आज के डेट में। और इनफैक्ट गाड़ियों से भी बहुत बड़ा मसला हमारे आपके मुल्कों में, जो एशिया में पूरा आने वाला, वो क्रेडिट कार्ड का। उस पर कभी और बात करते हैं, क्योंकि उसका डाटा अगर आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक है, अलार्मिंग है। बट जो गाड़ियां हैं, हाँ स्टेटस सिंबल बन गई। पहले फैमिली में गाड़ी होती थी, फिर फैमिली में 2 होने लगी, फिर हर इंडिविजुअल की गाड़ी होने का। इंडिविजुअल कहता भाई मेरे पास 2 गाड़ी हो, अब मैं एक ही गाड़ी लेके कैसे रोज रोज जाऊं। तो ये जो गाड़ियों को स्टेटस सिंबल बनना है, गाड़ी एक ऐसी चीज है आजू जी जिसकी 98.9% यूटिलिटी होती ही नहीं। आप देखिए आपकी गाड़ी कितनी दिन में चलती, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। तो 98% से 98.89% उसकी यूटिलिटी होती ही नहीं। 1% पे चलने वाली आइटम, और हम दिल खोल खोल के उस पर पैसे देते हैं। भाई 2 करोड़ की एक रेंज रोवर ले लो जी, मर्सिडीज ले लो जी, BMW ले लो जी, जितनी बड़ी गाड़ी उतना काम। बट अब धीरे धीरे ये एक फेज आता है, डेवलपमेंट का एक फेज आता है। बट एक बार इसको हम स्टेटस सिंबल से हटा दें, बोले भाई गाड़ी तो हमें इतनी चीज, इतनी जरूरत है। बाकी हमारे गवर्नमेंट की बात करिए तो हम आप और हम जैसे लोग कर सकते हैं। देखिए हमने मेट्रो का काफी बड़ा जाल बिछा दिया है। दिल्ली मेट्रो एक बहुत सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है अभी एशिया का, और ये चलता ग्रीन एनर्जी, बिजली पे चलता ग्रीन एनर्जी। हमने डीजल इंजन कंप्लीटली हटा दिया है, हमने वो लो लेवल बसें लाई है, अब हमने हाइब्रिड बसें लाई है। हम बैटरी ऑपरेटेड, वो हमारे यहाँ जो इनको ई रिक्शा कहते हैं, वो हर गली मोहल्ले में चलते हैं। वो पहले वो 3 व्हीलर चलते थे जिन्हें हम ऑटो कहते थे, वो हट गए, बैटरी ऑपरेटेड चल रहे हैं। ईवीज बहुत ज्यादा आ गई, ईवीज पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, उस पर जीएसटी कम कर रहे हैं, उस पर इनफैक्ट कस्टमर को काफी इंसेंटिव वो ले ले। अब जो नई टैक्सी कंपनी आ रही है उनको लाइसेंस मिल ही रहा है ईवीज पे या हाइब्रिड कार्स पे। इवन आप हैरान करेंगे, हमारे यहाँ जो मर्सिडीज या BMW बड़ी कार है, ये भी हाइब्रिड आ रही है। जब मैंने मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली थी, वो कह रहा 30 किलोमीटर का एवरेज देता, मैंने कहा कैसे कह रहा है, हाइब्रिड है, पेट्रोल प्लस इस पे चल रहा। और जब तक हम लोग डीजल वाली गाड़ियां बंद नहीं करेंगे, डीजल वाली गाड़ियां बंद करना बहुत जरूरी, क्योंकि डीजल वाली गाड़ी में 7 गुना पोल्यूशन होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल कार। और जो शौक से हम ये बड़ी बड़ी एसयूवी लेके घूमते हैं, इनमें तो 10-11 गुना पोल्यूशन होता है ना नॉर्मल कार। जब तक आप और हम ना करें, बट गवर्नमेंट का ये है ग्रीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, लोकल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें।
ग्रीन अभी देखिए, तभी एलॉन मस्क जैसे बंदा जो है दुनिया का रिचेस्ट मैन बन गया। अभी प्रोडक्शन इतनी शुरू नहीं हुई, अभी प्रोडक्ट में दम इतना है, इतनी उसका प्रॉमिस है कि वो अभी रिचेस्ट मैन वर्ल्ड में बन गया है। अब मुझे लगता है जो दुनिया में नया रेवोल्यूशन आ रहा है वो ग्रीन एनर्जी का ही आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी रिजर्व है, तेल भी खत्म हो रहा, कोयला भी खत्म हो रहा, अब हम कब तक इसको निकालते रहेंगे? देखिए वापस तो डाल नहीं सकते तेल, उगा तो सकते नहीं, धान तो है नहीं, या बाजरा तो नहीं फिर उगा देंगे, निकाल ही रहे ना, 50 सालों से निकाल रहे हैं। अब जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी फोकस नहीं करेंगे तब तक ये मसले हॉल नहीं होंगे। और आपने एक बहुत अच्छा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया कि आपको और हमें भी चेंज करना, भाई हम गाड़ी उतनी लेना जितनी हमें जरूरत है, 2 गाड़ियां, 4 6 गाड़ियां, हम यहाँ तो लोग स्टेटस सिंबल है जी, 6 गाड़ियां जी, 10 गाड़ियां, पार्किंगों की लड़ाई होती है जी, अब पार्किंग 4 है, गाड़ी 12 है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो ये मेरे हिसाब से, अगर आप, मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा, अगर आप देखिए आपका एसेट 99% टाइम बेकार रहता है और आप इस पे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, कि ये जस्टिफाइड है क्या? कहीं आप खुद समझिए, आप खुद जवाब दीजिए। मुझे, मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी हाँ, शान है, शौकत है, वो भी एक बात की बात है, दूसरी बात कौन देखता है? आरजू जी आपके पास कौन सी गाड़ी में पहली बार सब देखते हैं, अच्छा जी वो जी बहुत बढ़िया जी, सेकंड टाइम ठीक है, ओके, ये होता जी, और कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुमित जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेरी खाला एक यूके में होती हैं, शी इज अ बैरिस्टर, तो वो कहती हैं कि अच्छा, हस्बैंड उनके इंडियन है, मैं ये पहले ही बता दूं, मैंने कई शोज में बताया है कि उन्होंने एक इंडियन हिंदू उनसे शादी की है। तो वो कहती हैं कि जब भी कोई इंडिया से या पाकिस्तान से, मतलब उनके रिलेटिव्स में नहीं, वैसे नॉर्मल एक बात कर रही थी, जब कोई यूके शिफ्ट होता है तो कहती है इतनी इनसिक्योरिटीज है इंडिया पाकिस्तान के लोगों के अंदर के आते ही सबसे पहले घर खरीदने की कोशिश करते हैं, जबकि यूरोपियंस में हम ये ट्रेंड नहीं देखते। उनकी गवर्नमेंट इतना ज्यादा सिक्योर रखती है उनको कि आप देखें कि अक्सर वो जो है वो ओल्ड एज में जो है वो बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, उनको ये डर ही नहीं होता कि हम वापस जाके क्या करेंगे। तो ये इनसिक्योरिटीज आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि इतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाती, गवर्नमेंट्स जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे पाती लोगों को जो चाहिए, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे उनको घर हो, कोई भी बात हो, तो इस वजह से ऐसे हैं हम लोग, या बस हमारे डीएनए में ही इस तरह का कोई मसला पड़ा हुआ है? ये भी बहुत दिलचस्प सवाल पूछा आरजू जी आपने, हमेशा पॉइंटेड सवाल पूछती है। देखिए हमारे, मैं करीब 12-14 साल इंडिया से बाहर रहा हूँ, मैं यूरोप में, यूएस में रहा, यूरोप में रहा, फिर मैं सिंगापुर में काफी साल रहा, 70 से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूँ, काफी पासपोर्ट बदली घूम घूम के, और मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने जब 12-14 साल के अपने एक्सपीरियंस में ये देखा, हमारे एक रेस है आरजू जी, पैसे कमाने की रेस, रैट रेस जिसे कहते हैं, हर किसी को पैसा कमाना। अब देखिए, जब तक आदमी बोले ना मेरे पास 3 मकान है, 3 फ्लैट है, 3 गाड़ी, उसकी कहीं सोसाइटी में गिनती नहीं है। आदमी के कैरेक्टर पे, उसके आलिम पे, उस पे कोई उसको दिलचस्पी देता ही नहीं जब तक वो ये ना बताए भाई मेरे पास दौलत कितनी। तो हम इस दौलत को जमाने के चक्कर में, क्योंकि हमारे यहाँ जो सक्सेस का पैमाना है वो है आपके पास कितनी दौलत है, मेरे पास कितनी दौलत है, उसके अलावा कुछ है नहीं। यदि हम इस दौलत के पीछे भागना छोड़ दें, भाई हमें इतनी चीज जितना हमारा जरूरत है, हमारे परिवार चलता रहे, वो काफी है। बट ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये हम अपनी लाइफ का मिशन बना लेते। अब मैं आपको बताऊं, मैं ग्रीस में था, साइप्रस में था, यूएस में था, तो वहां लोगों को कितना चाहिए उसका अपना एक पैरामीटर, भाई मेरा इतना हो गया, इसके बाद जिंदगी मेरी है, मैं पैसा बचाऊंगा, मैं साल के हर टाइम में घूमूंगा। सिंगापुर में 2 साल में ट्रैवल फेयर लगते हैं, आप उस ट्रैवल फेयर में जाए, आपको अंदर जाने की जगह, हर कोई टिकटें खरीद रहा है कि साल में जी मैंने 2 बार तो घूमना ही घूमना, ठीक है जी। तो बट हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ फ्लैट खरीदते हैं, हमारे यहाँ सोना खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ प्लॉट खरीदते हैं। अच्छा, अब इंडिया में हो गए, चलो जी बाहर देख लेते हैं, इंडिया में तो खरीद ले बाहर, अच्छा एक ही कंट्री, अब दूसरी कंट्री में देख लेते हैं। तो आरजू जी मुझे बोलती मेरा प्लॉट तो है, मैं तो मेरा यहाँ 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 और यहाँ है, तो देखिए आपसे बड़ा मैं हो गया। जब तक हम इस दौलत कमाने को अपना सोशल स्टेटस का मापदंड बनाएंगे, हमारे पास कभी जिंदगी नहीं होती। कबीर दास हमारे यहाँ, पहले तो एक ही कंट्री थी गए, कबीर दास के बारे में आपने सुना, उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड किए थे, साईं मुझे इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब समाए, आप ना भूखा रह सकूं, संत ना भूखा जाए। ये तो मतलब तो आप समझ ही गई होगी कि मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार चले, खुद भूखा ना हो, जो घर पे आया साधु फकीर है वो भूखा ना जाए, इतना दीजिए। बट अगर ये हमारी लालसा कभी रुकती नहीं, तो इस रैट रेस में हमें पता ही नहीं लगता जिंदगी कहाँ निकल गई। जब जिस दिन होश आता है उस दिन हम कहीं और होते, फिर कहता बचा ही कुछ नहीं। अब ये यूरोपियन की या अमेरिकन की मेंटालिटी नहीं है, बियॉन्ड द पॉइंट दे स्टॉप, भाई मेरे को इतना करना था मैंने कर दिया, अब आगे मैं जब वो बच्चे जाने, वो जाने अपना कर्म जाने। उनके यहाँ दौलत का होना कोई सक्सेस का मापदंड नहीं है। आप देखिए
मैंने कई बार एयरपोर्टों पे देखा, जापान के सबसे ज्यादा लोग जो ट्रेवल करते हैं दूसरी दुनिया में वो जापानीज। जापान के बुड्ढे बुड्ढी, आपने देखो हर एयरपोर्ट पे वो लाल रंग का झंडा बीच में होगा, व्हाइट कलर, वो सारे जापानीज होते हैं। कोरियन ट्रैवल करते हैं। एक बार हमारे यहाँ सिंगापुर में कुछ लोग थे, कहते जी मेरे को तो वर्ल्ड ट्रैवल करना, तो उनको एक दुनिया को देखने का, फील करने को, हम प्लॉट, फ्लैट, गाड़ी, सोना, अब इसी में नहीं लगे रहते हैं। तो जिस दिन ये इससे ब्रेक करते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हम भी इससे ब्रेक करें तो हमारे लिए भी दुनिया बड़ी। पर हम ये तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि भाई जो जितना बड़ा आदमी, जिसके पास जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जब तक ये एक मेंटल स्टेट है, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे हम इससे निकल नहीं पाएंगे। और अगर हम उनसे कुछ सीखें, एक लिमिट के बाद हमें छोड़ देना चाहिए, भाई हमारा हो गया, अब दुनिया देखो, ऐश करो, घूमो फिरो। और दुनिया देखने से बेहतरीन चीज कुछ नहीं है, लोगों को समझने से बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। हम अपने गली मोहल्ले के शेर बने रहते हैं, कभी आसपास कहीं जाते नहीं, और लगता है भाई हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर और हम यहाँ के शेर, इतनी दुनिया बस। तो इस प्रवृत्ति को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें इस चीज को तोड़ना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने आप को भी आराम देना है। और अगर कोई घूम फिर सकता है तो घूमे फिरे भी, लेकिन मतलब इतना ज्यादा जो हम लोग करते हैं ना कि बस घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, उसके बाद भी आराम नहीं आता, फिर कहते नहीं अच्छा दूसरी गाड़ी खरीदनी, तो दूसरा घर फिर अब घर को, वो गाड़ी को भी जो है वो चेंज करना है, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में चलती हैं। फीमेल्स में भी कंपटीशन चल रहा होता है, अच्छा इसने ये वाले कंगन ले लिए तो मेरे पास भी 2 होने चाहिए। तो वो चीज अगर हम उसमें से निकलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये चीज यूरोपियन में बहुत अच्छी है, मैं अक्सर उनको देखती हूँ कि वो लोग बाहर, उन्होंने एक साल में एक अपना जरूर शेड्यूल बनाया होता है जिसमें वो आपको कहीं ना कहीं घूमते फिरते नजर आते हैं और बड़े मजे में रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन उसकी एक रीजन ये भी है थोड़ी सी कि उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा उन्हें सिक्योरिटीज देती है, जो हमारी जैसी कंट्रीज में वो सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे हमारा, तो हम उस चक्कर में चीजें जमा करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया समीत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक चीज आरजू जी, हमारे यहाँ ना या आपके यहाँ भी एक चीज मानता कि भाई मैंने तो अपने 7 पुश्तों के लिए कमा के रखा, अगर एक पुश्त तक ही रुक जाए तो शायद गाड़ी आके भी चले, कुछ हमारे लिए भी बचे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू।